इस अंधेरे सफर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी साथी और आप सुन रहे हैं अंधेरी कहानियां। आज की कहानी आधुनिक भारत के एक ऐसे रहस्य की है जिसे वक्त ने शायद दबाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन सच को तो एक न एक दिन जमीन से बाहर आना ही था। और ये मामला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। हाँ, ये हमें उस दौर के ग्रामीण भारत, वहाँ के रिकॉर्ड कीपिंग के तरीके और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो समझ थी, उसके बारे में भी बहुत कुछ बताता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 2015। जगह बिहार का एक दूर दराज इलाका जिसे अक्सर रेड रिवर बेल्ट भी कहा जाता है। जिले के पुलिस अधीक्षक अरुण प्रताप सिंह के लिए वो एक कह सकते हैं कि एक आम सुबह थी। ज्यादातर मामले जमीनी विवाद के ही आते थे, लेकिन उस दिन वायरलेस पर एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट ने उन्हें अपनी कुर्सी से उठकर खुद मौके पर जाने के लिए मजबूर कर दिया। जहाँ तक मुझे पता है, शुरुआती पुलिस रिपोर्ट के अनुसार ये कॉल एक पुराने वीरान पड़े फार्म हाउस से आई थी। हाँ, बिल्कुल। नए मालिक वहां तहखाना बनवाने के लिए खुदाई करवा रहे थे और तभी उन्हें जमीन में कुछ बहुत ही परेशान करने वाली चीज मिली। और यहीं से मामला पेचीदा होना शुरू हो जाता है। ऐसे मामलों में जो पहली प्रतिक्रिया होती है, वही जांच की दिशा तय कर देती है। सही कहा। जब अधीक्षक सिंह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक स्थानीय अखबार का रिपोर्टर पहले ही वहां मौजूद था। वो समझ गए कि अब ये मामला सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहेगा। फार्म हाउस के नए मालिक और मजदूर, वो सब दहशत में थे। उनकी आंखें बस एक ताजा खुदे हुए गड्ढे पर थीं जिसके ऊपर एक तिरपाल ढका हुआ था। ये एक बड़ी चुनौती है। ऐसे दूर के इलाकों में अक्सर क्राइम सीन को सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल होता है। रिपोर्ट में भी शायद इसका जिक्र है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही कुछ गांव वाले वहां जमा हो गए थे। हाँ, बिल्कुल। और ये तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ का सीधा सीधा खतरा था। फिर जब वो तिरपाल हटाया गया तो वहां जो मिला उसने सबको चौंका दिया। वो सिर्फ हड्डियां नहीं थीं, वो एक दूसरे पर बेतरतीब ढंग से फेंके गए कई इंसानी कंकाल थे। अच्छा। और पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट में जो सबसे भयानक बात लिखी है ना, वो है कंकालों की खोपड़ियों की हालत। क्या हुआ था? हर एक खोपड़ी को बेरहमी से कुचला गया था, जैसे किसी ने ये पक्का किया हो कि उनकी पहचान कभी हो ही ना सके। ये पैटर्न बहुत कुछ बताता है। फोरेंसिक मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो इस तरह की बर्बरता अक्सर व्यक्तिगत गुस्से या कह सकते हैं नफरत की तरफ इशारा करती है। हाँ, ये कोई पेशेवर हत्या नहीं लगती। और पहचान मिटाने की कोशिश ये दिखाती है कि हत्यारा शायद पीड़ितों को जानता था, उसे पकड़े जाने का डर था। पुलिस का भी पहला अनुमान यही था। उन्हें लगा कि ये शायद किसी पुराने जमीनी या मजदूरी विवाद का नतीजा होगा जो उस इलाके में बहुत आम था। लेकिन जब फोरेंसिक टीम ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट दी तो पूरी कहानी ही बदल गई। क्या मिला रिपोर्ट में? उस गड्ढे में कुल 6 लोगों के अवशेष थे। 2 वयस्क पुरुष, 1 महिला और 3 बच्चे। 3 बच्चे? अरे, तो ये किसी मजदूरी विवाद का मामला नहीं था? नहीं, ये तो एक पूरे परिवार का सफाया था। अब सवाल ये नहीं था कि झगड़ा किस बात पर हुआ। हाँ, अब सवाल ये था कि ये परिवार कौन था और उन्हें इस तरह क्यों मिटा दिया गया। और यहीं से जांच की असली मुश्किलें शुरू हुई होंगी, है ना? बिल्कुल। पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए, लेकिन आजादी के बाद के उन दशकों में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराना कौन कराता था? खासकर गरीब और प्रवासी परिवारों के लिए। ये तो अनसुनी बात थी। कोई मिसिंग पर्सन रिपोर्ट नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये परिवार जैसे कभी था ही नहीं। ये उस दौर की कड़वी सच्चाई भी है। आज हमारे पास डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, आधार है, लेकिन 60 या 70 के दशक में एक इंसान या एक पूरे परिवार का बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाना बहुत आसान था। हाँ, उनकी कोई कागजी पहचान ही नहीं थी जिसे खोजा जा सके। तो जब कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने गांव के बुजुर्गों से बात करनी शुरू की। पुरानी फाइलें फिर से खंगाली। तब एक नाम सामने आया, रमेश चौधरी। रमेश चौधरी? वो उस जमीन का पुराना मालिक था, एक ऐसा आदमी जिसे गांव वाले लगभग भूल चुके थे। हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें भी रमेश चौधरी का जिक्र एक पहेली की तरह ही है। बिल्कुल। वो समाज से कटा हुआ, अकेला रहने वाला इंसान था। लोगों के बयानों के हिसाब से वो बेहद शक्की मिजाज का था। अच्छा।
उसे लगता था कि हर कोई उसकी जमीन के पीछे पड़ा है या उसे किसी ना किसी तरह का नुकसान पहुंचाना चाहता है। गांव वालों ने उसे एक नाम भी दे रखा था, मिडनाइट राइडर। मिडनाइट राइडर, वो क्यों? क्योंकि वो अक्सर आधी रात को अपने घोड़े या कभी मोटरसाइकिल पर बैठ के खेतों के चक्कर लगाता था। हवा में चिल्लाता था, जैसे किसी अनदेखे दुश्मन से लड़ रहा हो। उस समय के लोग उसे बस पागल समझते थे। यहाँ पर हमें उस समय की मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जो समझ थी उसे भी ध्यान में रखना होगा। हाँ, आज शायद उसके इस व्यवहार को किसी गंभीर मानसिक बीमारी जैसे पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के लक्षण के तौर पर देखा जाता। लेकिन तब तो इसे सिर्फ सनक या पागलपन मानकर नजरअंदाज कर दिया गया। और ये अनदेखे दुश्मन जिसके बारे में वो चिल्लाता था, हाँ, शायद उसके दिमाग की ही उपज थे। बिल्कुल। उसकी हरकतें जब थोड़ी हिंसक होने लगी तो गांव वालों ने शिकायतें की। उसे पकड़कर एक मानसिक चिकित्सालय भेज दिया गया। अच्छा। और वहीं कुछ साल बाद उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के साथ ही सबने मान लिया कि एक अजीब अध्याय खत्म हो गया। किसी ने कभी उसे उन कंकालों से जोड़कर नहीं देखा जब तक कि वो जमीन से बाहर नहीं आ गए। हाँ, तो अब पुलिस के पास एक मुख्य संदिग्ध था, जिसके पास मकसद भी हो सकता था, उसका वो गहरा अविश्वास और वहम, और मौका भी, वो उसी जमीन पर रहता था। सही बात है। लेकिन अब एक मरे हुए आदमी से पूछताछ कैसे की जाए? यहीं पर जांच एक और स्रोत की तरफ मुड़ी, अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड्स, जहां रमेश ने अपने आखिरी दिन गुजारे थे। और उन रिकॉर्ड्स में डॉक्टरों की लिखी एक बहुत ही अजीब बात मिली। क्या लिखा था? डॉक्टरों ने नोट किया था कि रमेश ज्यादातर तो शांत रहता था, पर कभी कभी वो कहता था, कोई और है जो मेरी देह को चला रहा है, कोई आवाज है जो मुझे आदेश देती है। ये बयान ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक मनोचिकित्सक इसे ऑडिटरी हेलुसिनेशन या कमांड हेलुसिनेशन कह सकता है, जो कि एक गंभीर साइकोटिक डिसऑर्डर का लक्षण है। मरीज को सच में ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो उसे कुछ करने का आदेश देती हैं। तो क्या इसका मतलब ये इस थियरी को और मजबूत करता है कि शायद उसने ही इस भयानक काम को अंजाम दिया हो और बाद में उसके दिमाग ने उस याद को पूरी तरह से दबा दिया हो? लेकिन ये सब सिर्फ थियोरी ही रह गई। केस के बंद होने की सबसे बड़ी वजह बनी सबूतों की कमी और शायद खराब हैंडलिंग भी। हाँ, फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार हड्डियां इतनी पुरानी और खराब हालत में थीं कि उनसे डीएनए निकालना लगभग नामुमकिन था। और अगर मिल भी जाता तो उसकी तुलना किससे करते? पीड़ितों का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। और एक और चौंकाने वाली बात जिसका जिक्र रिपोर्ट में है कि जब तक सीन पूरी तरह सुरक्षित किया जाता, कुछ गांव वाले वो अंधविश्वास में या एक डरावनी यादगार के तौर पर कुछ छोटी हड्डियां उठाकर ले गए थे। क्या कह रही हैं? ये दिखाता है कि उस समय फोरेंसिक सबूतों की अहमियत को लेकर जागरूकता कितनी कम थी। बिल्कुल, इससे जो थोड़ा बहुत सबूत बचा भी था वो भी दूषित हो गया। तो अंत में बचा क्या? 6 अज्ञात लोगों की हड्डियां, एक संदिग्ध जो मर चुका है और जिसका अपराध कभी साबित नहीं हो सकता, और बहुत सारे अनसुलझे सवाल। वो परिवार कौन था? क्या वो प्रवासी मजदूर थे? रमेश चौधरी से उनका क्या रिश्ता था? क्या उसने सच में अकेली इस काम को अंजाम दिया? ये केस इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि कैसे समय और सिस्टम की खामियां मिलकर न्याय को असंभव बना देती हैं। हाँ। अगर उस समय गुमशुदगी की रिपोर्ट ढंग से दर्ज होती, अगर रमेश के मानसिक स्वास्थ्य का सही आकलन और इलाज हुआ होता, या अगर क्राइम सीन को आधुनिक मानकों के हिसाब से सुरक्षित किया गया होता, तो शायद आज हमारे पास जवाब होते। आज उस जमीन पर एक बड़ा सा गोदाम बना हुआ है, जिंदगी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन वो 6 कंकाल इस बात की याद दिलाते हैं कि जमीन के नीचे न जाने और कितने ऐसे राज दफन हैं, और उनकी कहानियां हम तक कभी नहीं पहुंचेंगी। ये मामला आधिकारिक तौर पर सबूतों के अभाव में बंद कर दिया गया है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि अनसुलझा होने का असली मतलब क्या है। क्या इसका मतलब ये है कि हम अपराधी को नहीं जानते, या ये कि हम पीड़ितों को ही नहीं जानते? सही बात है। इस मामले में त्रासदी दोगुनी है। न केवल हत्यारे को सजा नहीं मिली, बल्कि उन 6 लोगों की पहचान, उनका पूरा अस्तित्व ही हमेशा के लिए इतिहास से मिटा दिया गया। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही है कि ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि कैसे समाज के हाशिए पर मौजूद लोग बिना किसी पहचान के गायब हो सकते हैं, और कैसे न्याय की प्रक्रिया में छोटी छोटी चूकें सच्चाई को हमेशा के लिए दफन कर सकती हैं। अगर आपको लगता है कि कहानी यहाँ खत्म हो गई, तो शायद आप गलत हैं। रातें अभी बाकी हैं और साए अभी भी जिंदा है। आप सुन रहे थे अंधेरी कहानियां। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी में।
Welcome to Andheri Kahaniyan. If you seek the darkness, subscribe and ring the bell for more chilling tales.